फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम उसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से जो फ्रेंच था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे वहाँ की सोसाइटी थी, वहाँ के लोग कैसे काम करते थे, कैसे राजा होता था। ठीक है, कैसे वो सोसाइटी बटी हुई थी 3 एस्टेट में, क्लर्की, नोबिलिटी और जो 3rd एस्टेट था हमारा वो। ठीक है, किसे टैक्स देना पड़ता था, कौन कौन सा टैक्स है। जैसे चर्च है तो चर्च जो था वो टिथ कर लेता था। ठीक है, टैली कर होता था एक। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये सब होते थे। फिर कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा जीवन जीने के लिए, कैसे वो मतलब एक क्राइसिस था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की, पूरा वीसियस सर्कल चलता रहता था इनका। ठीक है, आपने पूरा देखा कि कैसे एक नेशनल असेंबली बनी फिर बाद में, और फिर क्या सेटअप हुआ इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी था, संविधान भी था। ठीक है, और साथ में क्या था, एक राजा भी इन पर शासन करना था। और अब हम इस पार्ट में ये देखने वाले हैं आगे की बात इस चैप्टर की कि कैसे अभी तक तो राजा था। ठीक, अब हम देखेंगे कैसे वो राजा फाइनली डिमोलिश हो गया। इनकी जो राजा की पावर थी, अब राजा भी ख़त्म हो गया, प्रॉपर रिपब्लिक ही आ गया। लाइक लोग ही चुनेंगे और लोग ही इलेक्ट करके आगे लोगों को भेजेंगे, वही हेड होगा, कोई मोनार्की नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक के उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इनकी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, एक संविधान भी है, रूल भी है और राजा भी है। लेकिन अब कैसे राजा खत्म हो जाता है हम ये देखते हैं। तो जो लुई 16वां था उसने लोगों के सामने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है, आपने नेशनल असेंबली बना ली, मैं नेशनल असेंबली मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसने चोरी छुपे क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन करा। किसके साथ में, प्रशिया के किंग के साथ में, जो प्रशिया के राजा थे उनके साथ क्या करा, नेगोशिएशन किया, एक संधि करी। किस बात के लिए कि भाई मेरे यहाँ से नेशनल असेंबली का जो ये लोगों ने झमेला खड़ा कराया ना, इसे ख़त्म करो। ठीक है, तो बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, आसपास की जो नेबरिंग पड़ोसी कंट्रीज़ थी, उन्हें भी लगा कि हाँ भाई हमें ये ख़त्म करना चाहिए नेशनल असेंबली वाला सिस्टम, नहीं तो ऐसे ही हर जगह के राजा महाराजाओं को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और लोगों के अंदर क्रांति की वो आएगी, तो इसे यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। तो बाकी राजाओं ने क्या किया, फ्रांस के राजा की मदद करी, वो जो लुई 16वां था उसकी मदद करी। तो 1789 में क्या हुआ कि समर में, गर्मियों में, ठीक है, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई कि अब ये प्लान किया गया कि यहाँ के जो नेशनल असेंबली उसे गिराने के लिए बाकी सारे राजाओं ने क्या करा, अपने अपने ट्रुप्स कहाँ भेज दिए, पेरिस में भेज दिए, यानी कि यहाँ पे फ्रांस वाले इलाके में लाने लगे। अब इससे पहले कि ये सब होता और ये सब चीज़ें होती, 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली ने वोट करी और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम एक वॉर करने वाले हैं। अब देखो, अगर किसी के खिलाफ ऐसे ही चालबाजी करोगे तो फिर उसे भी पता चल जाएगा ना ऐसे कुछ होने वाला है। तो फ्रांस का सिस्टम कैसा था, एक राजा था, ठीक है, और नेशनल असेंबली थी। राजा ने नेगोशिएशन कर लिया आसपास के राजाओं से, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, उसे अपने ही पूरी शासन चाहिए था। उसे ये नहीं चाहिए था कि नेशनल असेंबली मुझे लीड करे या फिर मुझे क्या करे, मुझे गवर्न करे। इतने में नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके खिलाफ, प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, क्यों वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि इन्हें पता चल रहा था कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो वॉर ही इनके लिए इन्हें सही ऑप्शन लगा। तो ये वॉर किसके खिलाफ थी, ये लोगों की वॉर थी। लोगों की वॉर थी किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ और अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ, यानी कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो शासन प्रणाली में थे उस टाइम, जो हेरिडेटरी उस चीज़ को कमा रहे थे, उनके खिलाफ थी। ठीक है, इसी टाइम पे जो सॉन्ग था वो लिखा गया पोइट रोगेट डी इसले के द्वारा मैरिसलीज। ये क्या है, आज का फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम बन चुका है, लेकिन उस टाइम एज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग थे, जैसे आपके देशभक्ति के गाने होते हैं। ठीक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जो लिखा था, जनगण मन जो लिखा था, वो भी ऐसे ही टाइम पे लिखा था। ठीक है, मतलब उन्हीं चीज़ों को लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और ऐसे ही ये वाला जो इनका मैरिसलीज जो सॉन्ग है, वो भी पोइट रोगेट डी एलिसली ने क्या किया था, लिखा था इसी युद्ध के दौरान में, जो कि बाद में नेशनल इनका एंथम बन गया। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, अब युद्ध चलेगा तो भाई डिफ़िकल्टीज़ तो होंगी, तो फिर इकोनॉमिकली उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे। अब जितने भी आदमी थे वो तो युद्ध पे चले गए, और बाद में क्या बची, घरों में वुमेंस बची, जिन्हें पूरा सोसाइटी का देखना था, पूरी मतलब लाइफ का देखना था, अपने बच्चों का देखना था, बच्चों को लालन पालन करना था, काम भी करना था और फैमिलीज़ को भी चलाना था। बड़े सेक्शन जो थे, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन चाह रहे थे कि भाई हमें क्या करना है, इस वाले रिवॉल्यूशन को, जो हमने किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन करा है ना, इसे कंटिन्यू रखना है। और जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसने सिर्फ रिचर सेक्शन को क्या दिया था, पावर दी थी, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा इसे बदलना है। और साथ में अब ना फाइनली इस राज्य को भी हटा देना है, नहीं तो राजा ऐसा फिर से कर सकता है। तो लोग इसी फेवर में थे कि अब राजा को फाइनली हटा देना है। ठीक है, इसी दौरान पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स क्या होते हैं, यानी कि एक तरह से लोगों की मतलब ग्रुप्स बनने लगे,
कि वो पॉलिटिकल आइडियाज़ पे डिस्कस करने लगे। जैसे कि एक बहुत ही फेमस क्लब था इनका, जैकोबिन क्लब, ठीक है, जो सबसे फेमस था। जैकोबिन नाम कहाँ से पड़ा? जैकोबिन नाम पड़ा एक फॉर्मर कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट होता है एक बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, एक रिलीजियस लाइफ पे डिवोटेड जो एक बिल्डिंग होती है। जैसे आप मोनेस्ट्रीज कहते हो ना कि बुद्धा लोग कहाँ पे रहते थे? मोनेस्ट्रीज में रहते थे, मॉन्क में रहते थे, ठीक है। ऐसे ही इनकी चर्च के लोगों का या फिर जो भी रिलीजियस लोग थे इनके कॉन्वेंट होते थे। तो जो फॉर्मर यानी कि पहले का जो कॉन्वेंट था सेंट जैकोबिन में पेरिस के अंदर, ठीक है, उसके नाम पे इनका नाम पड़ा जैकोबिन, ठीक है। इसमें वुमेंस भी पार्टिसिपेट करती थी, मतलब इसमें नहीं, मतलब वुमेंस की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। अपने अलग क्लब्स में इनके अपने खुद के क्लब्स होते थे, ठीक है। आप वो सेक्शन 4 में पढ़ोगे इस चैप्टर के। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपना खुद का फैशन ट्रेंड स्टार्ट किया। इन्होंने क्या कहा? जैकोबिन क्लब के जो ज़्यादातर लोग थे वो बहुत ही कम प्रॉस्परस सेक्शन थे, यानी कि समृद्ध नहीं थे, ज़्यादातर लोग गरीब थे, छोटा मोटा ही काम करते थे, दुकान चला ली, कोई आर्टिशन का काम कर लिया, लाइक पोर्ट बना लिए, या फिर शू मेकर हो गए, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, ये सब सर्वेंट, डेली वेजेस वर्कर, सिर्फ यही सब थे। और इन्हें लीड कौन कर रहे थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर। कौन कर रहे थे ना? मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर। आगे आप पढ़ोगे रॉबेस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट इंसान बना आगे हिस्ट्री में जाके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा सच डिफिकल्टी नहीं है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर इनका लीड कर रहे थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने खुद के ट्रेंड पहनेंगे, यानी कि हम खुद का अपना फैशन लाएंगे, हम उन्हें कॉपी नहीं करेंगे जो बड़े लोग पहनते हैं। बड़े लोग क्या पहनते थे? वो नी ब्रिजेस पहनते थे। नी ब्रिजेस क्या होता है? यानी कि सिर्फ घुटनों तक का एक हाफ पैंट टाइप पहनते थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ये लॉन्ग पैंट्स पहनने लगे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, यानी कि जिस पे स्ट्रिप हो और वो बड़े हो। देखो यहाँ पे इनके कपड़े देखो क्या है, लंबे हैं, नीचे तक के हैं, और इस पे स्ट्रिप वाला डिज़ाइन बन रहा है। तो उन्होंने इस डिज़ाइन को कॉपी किया और उन्होंने कहा कि हम इसे अपना ट्रेंड बनाएंगे। ये किस लिए था? ये दिखाने के लिए था कि अब जो नया निचला वाला तबका है ना, वो सिर्फ ऊंचे वाले तबके को फॉलो नहीं करेगा, उनका अपना डिज़ाइन होगा, वो अलग होंगे, और इनका जो ये शासन प्रणाली है वो धीरे धीरे खत्म होगी। ये दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और इन्होंने यही डिज़ाइन क्यों चूज़ करा? क्योंकि ज़्यादातर ये कपड़े कौन पहनते थे? ऐसे कपड़े डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स मतलब जो शिप्स पे तो सामान उतारते हैं ये सब। तो एक तरह का इन्होंने साइन बनाया अपना कि हम लोग यूनाइटेड है और हम लोग इनके खिलाफ हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या कहा जाने लगा? सेंस क्लूटोस कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब था कि दोज विदाउट नी ब्रिजेस, वो जिनके घुटने तक के जो ब्रिजेस वो लोग पहनते थे अभिजात वर्ग, वो नहीं है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? सेंस क्लूटोस, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसमें एक फ़ोटो है, पेंटिंग है वुमेन की, जो कि किसने बनाई है? रेयर पेंटिंग है, क्योंकि एक वुमन आर्टिस्ट ने बनाई है, ठीक है, जो कि एक सैलॉन में दिखाई गई थी, यानी कि पहले ना एग्जीबिशन लगती थी इनकी। तो ये वन ऑफ द पेंटिंग जिसे एग्जीबिशन में लगाया गया था। ये पेंटिंग है फीमेल की है, जो कि दिखा रही है लिबर्टी का सिंबल है, ठीक है, और सिंबलाइज कर रही है आइडिया ऑफ फ्रीडम। क्या दिखाना चाह रही है? आइडिया ऑफ फ्रीडम। जैसे आपने देखा उसके हाथ में ऊपर देखो रेड कैप है, और हमने पढ़ा था लास्ट उसमें कि रेड कैप किसका प्रतीक थी? जब जो स्लेवरी थे जो या फिर जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जब वो फ्रीडम महसूस करने लगे, जब उन्होंने लिबर्टी पाली, तब वो रेड कैप पहनने लगे उसके इस पहचान में कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। तो ये रेड कैप उसे दिखा रही है फ्रीडम वाले आइडिया को, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब क्या हुआ? 1792 में जो जैकोबिन्स हैं उन्होंने एक प्लान्ड क्या किया? विद्रोह कर दिया, इंसर्क्शन कर दिया। क्यों कर दिया? वो लोग क्या हुआ कि हाई प्राइजेस होने लगे थे फूड के। अब उन्हें सप्लाईज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, यानी कि खाना बहुत कम जा रहा था, तो फूड के प्राइजेस क्या हो गए थे? ज़्यादा हो गए थे। तो उन्होंने 10 अगस्त 1792 में क्या सोचा कि जो महल है तुलेरिस में, ठीक है, वो तुलेरिस में जाके क्या करेंगे कि वहाँ पे धावा बोल देंगे। तो उन्होंने वहाँ धावा बोला, ठीक है। किंग्स के गार्ड को मार दिया, जितने भी गार्ड थे उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह। किंग को भी बंदी बना लिया कई घंटों तक, ठीक है, और जितनी भी रॉयल फैमिली थी उसे भी बंदी बना लिया, मतलब जेल में डाल दिया, ठीक। और ये क्या था? इन्होंने इलेक्शंस करवाए, और इस इलेक्शन में कौन अलाउ था वोट देने के लिए? 21 ईयर्स से ऊपर के सारे मैन अलाउ थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। यानी कि वो पहले ये था ना, जो 1791 का इन्होंने पहले अपना संविधान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था? उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो लोग वोट दे सकते थे जो 21 ईयर्स से ऊपर हो, और साथ के साथ क्या था कि वो कितना देते हो अपना टैक्स? अपने 3 दिन की लेबर के हिसाब से, मतलब 3 दिन का जो इनका श्रमिक कमाते थे ना, वो सॉरी पहले 25 की एज थी, और 3 दिन का वो जो कमाते थे उन्हें 3 दिन की कमाई, एक महीने में से 3 दिन की कमाई किसे देनी पड़ती थी? सरकार को देनी पड़ती थी। लेकिन अब जो बाद में 1792 में इन्होंने डिसाइड किया वो कि 21 ईयर एज कर दी, और साथ में वेल्थ का भी, यानी कि पैसे कितने हैं ये भी कोई मैटर नहीं करता, अगर तुम आदमी हो तो वोट दे सकते हो, ठीक है। अब जो इलेक्टेड असेंबली बनी इसे कन्वेंशन कहा गया। क्या कहा गया? कन्वेंशन। जैसे हमारे इसमें इलेक्टेड असेंबली को क्या कहते हैं? अब लोकसभा, राज्यसभा, तो इन्होंने क्या कहा? कन्वेंशन, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को फाइनली
फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया कि अभी हम मोनार्की नहीं है, राजा का शासन नहीं है, बल्कि क्या है, एक रिपब्लिक बन चुका है। जैसे आप जानते हो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट चुनी जाती है लोगों के द्वारा, कोई भी हेरिडेटरी नहीं होता, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, हर कोई ट्राई कर सकता है कंट्री में से, हर कोई वोट दे सकता है, ठीक है। तो यही हुआ। उसके बाद लुईस 16वां जो था, लुईस 16, उसे क्या हुआ, वो सजाए मौत दे दी, यानी कि मौत की सज़ा दे दी, और 21 जनवरी 1793 को सबके सामने प्लेस किसमें, देला कॉनकॉर्ड में सबके सामने उसे फांसी की सज़ा दे दी। और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी मारिया एंटिनो, उसे भी कुछ टाइम बाद ही क्या, फांसी की सज़ा दे दी, ठीक है। अब राजा का तो शासन खत्म हो गया, लेकिन अब जो लोग चुन के आए वो कौन थे, अब जैकोबिन क्लब के लोग थे, क्योंकि जैकोबिन क्लब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था। तो अब जो राजा बना या फिर जो चुन के आया वो कौन था, वही कौन, रॉबेस्फेयर, जो आपने ऊपर पढ़ा ना, मैक्सिमिन रॉबेस्फेयर, अब वो राजा बन गया है। लेकिन इसके साम्राज्य को रीजन ऑफ टेरर कहा गया, यानी कि डर का साम्राज्य। अब ये डर क्यों भाई, क्योंकि इनका थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़े सनक गए थे भाई। ये क्यों सनक गए थे, इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मुझे बदलाव लाना है तो ज़रूरी है कि जो लोग मेरे दुश्मन हैं, यानी कि जो मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, जो फ्रीडम को नहीं मानते, या फिर जो लोग इसके खिलाफ बोलते थे, तो ये क्या करता था कि उसे पनिशमेंट दे देता था, और पनिशमेंट भी सजाए मौत होती थी। यानी कि ये एक अलग तरीके का क्या बन गया, एक तानाशाह टाइप ही बन गया। यानी कि चुन के तो आया था, लेकिन इसने काम इतने गलत करने लगा, ठीक है। 1793 से सिर्फ 1794 को, एक ही साल का पीरियड था वैसे तो इसका, लेकिन वो एक ही साल में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। क्या रॉबेस्फेयर ने फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, बहुत ही कैड़ा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंट्रोल की इसने पॉलिसी अपनाई और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। और इसने क्या किया, उसे जो भी अपने दुश्मन लगते हैं ना, जैसे एक्स नोबल्स, यानी कि जो पहले अभिजात वर्ग में थे, जो क्लर्की थे, उन सबको क्या कर दिया, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, जो खुद की पार्टी में उससे एग्री नहीं करते थे, उन सबको अरेस्ट करा, उन सबको प्रिजन में, जेल में डाल दिया, और उन सबको कई बार तो वो क्या करता था, गिलोटिन पर डाल देता था। यानी कि वो जो मशीन होती है ना, एक तरह की, जो धड़ से, सर से धड़ को अलग कर देती है, क्योंकि दो पोल होते हैं, ठीक है, बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, वो उसे रखा जाता है, और ऊपर से एक मशीन आती है, सर को ख़त्म कर देती है, उसे ग्लोटिन कहते हैं। ग्लोटाइन करना किसी को, यानी कि ग्लोटिन में भेजना, ग्लोटिन इस मशीन का नाम। और ग्लोटिन पड़ा किसके नाम पे है, जो इसके जो साइंटिस्ट थे ना, कौन साइंटिस्ट थे इसके, डॉक्टर गिलोटिन, इसके नाम पे इस मशीन का नाम पड़ा गिलोटिन, ठीक है, गिलोटाइन, ठीक। और फिर ग्लोटाइन कर देना किसी को, मतलब जो गिल्टी पाया जा रहा है उसे ख़त्म, मार देना, ठीक है। तो ऐसा वो ज़्यादातर करता था। जो रॉबेस्फेयर की गवर्नमेंट थी, उसने अलग अलग लॉज पास करे, उसने क्या कर दिया कि प्राइस को सील कर दिया, कि इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ महंगी नहीं होगी, और वेजेस भी सील कर दिए कि भाई इतना ही तुम मजदूरी ले सकते हो, दे सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया। रेशन करना मतलब जैसे राशन में फिक्स हो जाता है ना अमाउंट की, कम से कम बस तुम्हें इतना ही मिलेगा और फिर इतने ही रेट पे मिलेगा, ये सब उसने फिक्स कर दिया। जो किसान थे उन्हें ज़बरदस्ती अपने ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था शहरों में, और फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था, भले ही उसे नुकसान हो रहा हो। मतलब वो किसान की उसने नहीं सोची, उसने सोचा कि सबको एक समान रेट पे खाना मिलना चाहिए, तो भले ही किसान मर रहा हो उगाने वाला, लेकिन उसने प्राइस क्या करे, समान करे कि सभी लोग क्या करेंगे, सेम ही प्राइस पे खरीदेंगे, जिससे अमीर गरीब का भेद ना हो। इसके अलावा उसने क्या कहा, उसने बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को बंद कर दिया, यानी कि वो सफ़ेद आटा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि वो इक्वालिटी लाना चाहता था, सबको इक्वली मिलता था, बस एक लोफ ब्रेड का, बस एक लोफ मिलता था जो उसे खाने को होता था, सबको सेम ही चीज़ खाएंगे लोग, ज़्यादा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, वो इक्वालिटी लाना चाहता था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, उसने फॉर्म ऑफ स्पीच में, यानी कि बोलेंगे कैसे, पहले लोग सर मैम बोलते थे एक दूसरे को, तो सर मैम क्या होता है, हेरिडेटरी हायरार्की क्रिएट करता है ना, कि जो सर और मैम बोल रहा है वो नीचे, और जिसको बोला जा रहा है वो बहुत ही बड़ा इंसान है, तो उसने उसकी जगह कौन से वर्ड यूज़ करवाए, सिटोयन और सिटोयीन, ठीक है, जिसका मतलब था सिटीजन, यानी कि सब नागरिक। अब सर और मैम कोई नहीं बोलेगा, सब एक दूसरे को सिटोयन और सिटोयीन बोलेंगे, यानी कि सब सिटीजन होंगे, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। उसने चर्चेस को शट डाउन करवा दिया, और जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसकी वहाँ उसे क्या बना दिया, ऑफिसेज बना दिए, क्योंकि चर्चेस क्या थे, चर्चेस में क्लर्क थे, पादरी थे, और पादरी ने पहले क्या किया था कि वो फर्स्ट एस्टेट में आते थे, टैक्स कमाते थे, तो वो इक्वालिटी लाने के लिए इसने क्या, चर्चेस भी बंद करवा दी, ठीक है। रॉबेस्फियर की जो ये पॉलिसीज थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी, मतलब अजीब ही थी। जो सपोर्टर्स थे इसके, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर लिए, भाई अब हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बहुत गलत कर रहे हो ये। तो जुलाई 1794 में क्या हुआ, कोर्ट ने इसे सज़ा दे दी, कोर्ट ने इसे पकड़ा, ठीक है, अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, फिर जुलाई 1794 में फाइनली, और फिर ये रॉबेस्फियर का जो डर का पूरा शासन था वो ख़त्म हुआ फाइनली,
ठीक है। अब इसका लिबर्टी का आइडिया आपने रोबेस्फेयर को तो देख लिया। रोबेस्फेयर का क्या था कि जो इसके खिलाफ है काटो मारो खत्म के, जब तक मारोगे नहीं ये और बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक लिबर्टी का आइडिया किसने दिया है, इन्होंने दिया जो रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट है कैमिलियन डिसमोलिन्स। इन्होंने क्या कहा है 1793 में इन्होंने चीज़ लिखी, अपनी एक शॉर्ट नोट लिखा, इन्हें भी बाद में मार दिया गया था। लेकिन उन्होंने लिखा कि एक मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए ना हमें, जो कि लिबर्टी का आइडिया है वो बहुत अपोजिट है जो वो चाह रहा है, मतलब जो ये कर रहा है ना, कौन रॉबेस्फेयर कर रहा है वो बहुत अपोजिट है। लिबर्टी किस क्या होती है, लिबर्टी देती है हमें खुशी देती है, लिबर्टी हर चीज़ का कारण देती है, कोई चीज़ थोपती नहीं है, लिबर्टी समानता देती है, लिबर्टी न्याय करती है, लिबर्टी राइट्स देती है। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये बहुत ही सेंसलेस तरीका है, इनकी बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं जो करी जा रही हैं। क्या तुम समझते हो कि अगर तुम्हारा कोई एक दुश्मन है और अगर तुमने उस दुश्मन को मार दिया तो क्या तुम अपने हिसाब अपने और 10-12 एनिमी नहीं बना लोगे जो उसके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, ठीक है। तो मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन। उन्होंने किसने ये कहा, जर्नलिस्ट कैमिली डिसमोलिन्स ने, ठीक है। लेकिन इनके अगेंस्ट, मतलब इनके अगेंस्ट कह लो या फिर इसके रिप्लाई में कह लो बाद में, ठीक है, 1794 में 7 फरवरी की स्पीच में रॉबेस्फेयर ने अपने में कहा कि अगर हमें डेमोक्रेसी लानी है और हमें शांति से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ चलाना है तो लिबर्टी से पहले ये टायरनी, ये जो उत्पीड़न हो रहा है ये ज़रूरी है, अपने दुश्मनों को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसने कहा कि जब अगर ये नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी और लिबर्टी के दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और इन्हें जो लोग लिबर्टी के दुश्मन उन्हें मारना ज़रूरी है। तो दोनों के ही लिबर्टी के आइडिया में डिफरेंस है, ठीक है, और ये आइडियाज़ डिफर करते भी हैं, ठीक। आप समझदार हो भाई किसका अच्छा है किसका बेकार है, ठीक है। अब क्या है, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने मोबिलाइज़ की लॉयल्टी को, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, इस फोटो में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है, और ये जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है ना ये इतना बड़ा सा, ये ऐसी चीज़ों से मिलके बना है, ऐसी चीज़ों से मिलके बना है जिसे बाद में डिसमेंटल किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती थी, कभी कभी ये चीज़ें करवाई जाती थी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब एक डायरेक्टरी बनने लगी, यानी कि अब क्या था, पहले तो राजा था, राजा के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर मोनार्की खत्म हुआ तो रिपब्लिक आया, लेकिन ये कौन आ गए, रॉबेस्फेयर जैसे नेता आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट पार्ट में आए, अब ऐसा हुआ कि पावर अब किसी एक को नहीं मिलने वाली, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब पावर किसे मिलेगी, पावर एक ग्रुप को मिलने वाली है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये फिक्स करेंगे कि इलेक्टोरल्स होते हैं, जो इलेक्टोर यानी कि जो वोटिंग करते हैं वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को या फिर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट करेंगे। किसे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो वोटर्स हैं, सबसे पहले तो वोटर्स हैं, ठीक है, वोटर्स ने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेलेक्ट कर लिया और ये दोनों वोट करेंगी और एक क्या बनाएंगे, डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, और ये 5 लोग किससे, यानी कि इन दोनों में से ही कुछ 5 लोग इनमें होंगे, ठीक है, होंगे इनमें से ही, और वोट भी यही लोग करेंगे, ठीक है। और वो 5 लोग क्या कहलाएंगे, डायरेक्टरी कहलाएंगे, और रूल इन 5 का होगा। लेकिन ये 5 मतलब ये जो डायरेक्टरी थी वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थी, इनस्टेबल यानी कि स्थायी नहीं थी, इलेक्शंस के बाद चेंज होती थी, लोग अपना वो वापस वगैरह ले सकते थे, अपना समर्थन, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि ये स्टेबल नहीं थी, इसके वजह से क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे जो लीडर थे, यानी कि जो राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा, वो फॉर्म में आया, उसने अपना मिलिट्री डायरेक्टरी शुरू करी। वो आप देखोगे फिर कैसे आगे की चीज़ें हुई, ठीक है। अब इसमें क्या था, अगेन इस टाइम जो वोट करने था उसमें नॉन प्रॉपर्टाइड को, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उस सेक्शन को वोट देने से मना कर दिया गया था। फिर से पहले हो गया था ना बिना वेल्थ के, यानी कि जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी वोट कर सकता है। लेकिन अब कौन आ गए थे लोग, गवर्नमेंट में आने लगे थे जो पैसे वाले मिडिल क्लास लोग थे वो, ठीक है, उन्होंने पावर ली। पहले तो जैकोबिन थे, जैकोबिन तो गरीब तबके के लोग थे, तो उन्होंने गरीबों को भी वोट दिया, मतलब वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद ये जो मिडिल क्लास लोग थे वो आ गए पावर में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो बिना प्रॉपर्टी के लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया। 2 काउंसिल सेलेक्ट होते थे, उससे डायरेक्टिव सेलेक्ट होते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब कोई भी पावर एक मैन के पास नहीं थी बल्कि वो डिवाइडेड थी, ठीक। उसके बाद देखते क्या हुआ कि नेपोलियन के राज में भी जो आइडिया था वो फ्रीडम का, इक्वालिटी का, लॉ का, फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का, स्वतंत्रता का, समानता का, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। और जो फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस ने ये क्या दिया, शुरुआत करेगी किसकी, पूरे यूरोप में ऐसे रिवॉल्यूशंस की। फिर बाद में पूरे यूरोप में लोग इस चीज़ की डिमांड करने लगे। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 4 में कि वुमेंस का क्या वो है। वुमेंस का रोल हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भाई 50% जनता जाती है, लेकिन स्टार्टिंग से कभी भी वुमेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट में, पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जब 5 अक्टूबर 1789 को,
ठीक है। जो क्या हुआ था 1789 को, जब वो वर्सलीज का जो वो था पैलेस था उसे गिरा दिया गया था, तो वो फोटो में दिखाया गया कि कैसे जो वो है महिलाएं हैं वो भी गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो स्टार्टिंग में इनकी हालत कैसी थी। जो वुमेन थी वो स्टार्टिंग से ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करती थी। ठीक है, इन्होंने सोसाइटी में काफ़ी चेंज लाने के लिए काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट था इनका वो प्रेशराइज ग्रुप में था। ठीक है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी बीच में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनके हक में क्या करी थी, हक में लाई थी। लेकिन अब देखेंगे हम डीपली थोड़ा था। जो वुमेन थी वो ज़्यादातर थर्ड स्टेट में आती थी। ठीक है, और ज़्यादातर थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो, मतलब वुमेन तो उसमें भी होंगी पादरी वाले वर्ग में भी, लेकिन बात हम कर रहे हैं अभी थर्ड स्टेट वाली वुमेन्स की। जो थर्ड स्टेट वाली वुमेन्स थी वो कैसे काम करती थी, वो एज अ लॉन्ड्रियर्स, यानी कि जैसे लॉन्ड्री का काम करते हैं वो, या फिर जो फूल बेचती हैं, फल बेचती हैं, वेजिटेबल बेचती हैं मार्केट में, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह, घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हैं, ऐसे वो काम करती थी। ठीक है, अमीर लोगों के घरों में। ठीक है, उनके पास ज़्यादातर एजुकेशन का, कोई जॉब ट्रेनिंग का वो साधन नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, इनकी जो बेटियां थी, मतलब ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल, जो नोबल के यानी कि अभिजात वर्ग की जो बेटियां थी सिर्फ वो पढ़ती थी। ठीक है, वो भी कॉन्वेंट में जाती थी और कोई नहीं जाता था, और उनकी फैमिलीज अरेंज करवा दी जाती थी और फिर वो शादी कर लेती थी। जो वुमेन का काम था वो ज़्यादातर क्या था कि वो खाना बनाएंगी, कुछ पानी लेके आएंगी, ब्रेड खरीदने के लिए लाइनों में लगी रहेंगी और बच्चों को पालेंगी, ये उनका काम था। ठीक है, और उनकी अगर वो कोई वैसा काम करती है ना बाहर कमाने का भी, तो उनकी जो वेजेस हैं यानी कि उनकी जो कमाई है वो आदमियों के हिसाब से, मैन की इनकम के हिसाब से बहुत कम होती थी। आज भी हम देखेंगे इंडिया में भी वुमेन कम कमाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, यानी कि उनकी सैलरी कम ही रखी जाती है। ठीक है, जो कि एक गलत बात है। इन्होंने क्या किया, अपने रिवॉल्यूशन में इन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब अपने स्टार्ट करे, अपना खुद का न्यूज़पेपर लाना शुरू करा। ठीक है, अबाउट 60 वुमेन के क्लब थे, लगभग 60 वुमेन के क्लब्स चल रहे थे अलग अलग फ्रेंच की सिटीज़ में। ठीक है, इन्होंने बहुत ही फेमस का मतलब कुछ क्या किया, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये वाला जो ग्रुप था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, इन सारे ग्रुप्स में थे। और उसकी मेन डिमांड थी कि औरतों को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना मेंस को अधिकार है। ठीक है, औरतों को कम अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि उन्हें क्या बना दिया गया था, पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। आपने पढ़ा था ना ऊपर कि दो तरह के सिटीजन थे, एक्टिव और पैसिव। पैसिव कौन थे? पैसिव में आती थी वुमेन्स, और वो लोग जो अमीर नहीं थे या फिर वो टैक्स नहीं देते थे, कितना, अपनी 3 दिन की लेबर के बराबर का। लेकिन बाद में फिर चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की बहुत चेंज हुई। देखो कैसे कि इन्होंने अपने अधिकार के लिए अलग अलग डिमांड करनी शुरू कर दी। ठीक है, असेंबलीज में जाती थी, मतलब डिमांड कहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में या फिर हमारे इंटरेस्ट की बात सिर्फ तभी होगी जब हम लोगों को पॉलिटिकल ऑफिस दोगे, जब हम भी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। बट ये डिमांड ही करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, जो रिवॉल्यूशन के बाद आई थी, ठीक है, उसने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। क्या क्या इंट्रोड्यूस करी, थोड़ी सी इनकी हालत को सुधारा। जो पढ़ाई थी वो सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो गई। ठीक है, अब सब लोग पढ़ सकते थी। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करा जाने लगा कि एक डील टाइप है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक सिविल लॉ के अंडर आएगा। डाइवोर्स किया जा सकता है, लीगल है डाइवोर्स, और मैन और वुमेन कोई भी डाइवोर्स मांग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और वुमेन्स को ट्रेनिंग भी दी जाने लगी थोड़े बहुत कामों के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। ठीक है, लेकिन वुमेन फिर भी स्ट्रगल करती रही। उनका जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट्स का वो कंटिन्यू रहा। ठीक है, जब वो रीजन ऑफ टेरर आया, यानी कि जो हमने अभी देखा 1793 से 94 वाला जो टाइम पीरियड आया, इस टाइम पीरियड में उनके जो अधिकार थे वो फिर छीन लिए गए। कौन कौन क्या क्या अधिकार छीन लिए गए। अब उनका जो वुमेन का क्लब था उसे इलीगल कर दिया, बैन कर दिया कि वुमेन अपने पॉलिटिकल क्लब नहीं चला सकती। ठीक है, और जो भी इसके खिलाफ कुछ बोलता था उसे अरेस्ट करके क्या कर दिया जाता था, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। जो वुमेन्स का ये मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए, वो कई सालों तक चलता रहा, लगभग 200 साल तक आगे भी चला। ठीक है, उनकी फाइट चलती रही। ठीक है, और इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट की तरह चला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये मूवमेंट चला कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंच की वुमेन से, जब उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, और बाद में फ्रेंच की वुमेन को फाइनली 1946 में जाके क्या मिला, वोट देने का अधिकार मिला। सोचो कि इनके यहाँ मोनार्की कब आ गई थी, 1741 91, इस टाइम तो इनका ये सब डिबेट्स होने लगी थी कि भाई हमें क्या चाहिए, मोनार्की चाहिए। 1789 में इन्होंने ख़त्म कर दिया था अपना वो राजा महाराजाओं वाला, और 1789 के बाद 1946 में, जब जिसके 1 साल बाद भारत आज़ाद होने वाला था, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिला। यहाँ पे एक लेडी का नाम दे रखा है ओलंपिक डी जॉयस। इसमें क्या है कि रेवोल्यूशनरी वुमेन है ये, जिसकी लाइफ के बारे में बताया गया, जिसने लिखा है कि ये बहुत मतलब
कौन थी ये? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेडी थी इनमें, इन्होंने फ्रांस के रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद करी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, राइट्स ऑफ मैन जो दे रखे हैं और सिटीजन दे रखे हैं उनमें वुमन को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन जो बेसिक राइट है वो सबके हैं, तो हमें भी मिलने चाहिए। इन्होंने कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट है वो वुमन और सिटीजन दोनों के लिए। उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली को, क्वीन को एड्रेस किया कि भाई हमारी डिमांड भी सुनो, हमारी भी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जैकोबिन गवर्नमेंट को, क्योंकि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी वही रीजन ऑफ टेरर वाली, उसने क्या कर दिया था, वुमेन के जो क्लब है उन्हें इलीगल कर दिया था। तो उसने कहा कि ऐसा कोई अधिकार इन्हें नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिल सकता, ये सारी चीज़ें। और जो नेशनल कन्वेंशन था विच चार्ज हर विथ ट्रेजन, ठीक है, सून आफ्टर शी वॉज एग्जीक्यूटेड। क्या हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन थी, यानी कि जो बाद में एक नया आइडिया आया, किसका कन्वेंशन, कौन सी थी, जो बाद में लोग इलेक्शन वाली पार्लियामेंट थी, ठीक है, उन्होंने इन्हें सजा दे दी और बाद में इन्हें भी एग्जीक्यूट यानी कि ख़त्म कर दिया गया, जान से मार दिया गया। ठीक है, इनके कुछ विचार दे रखे हैं कि उन्होंने किस आधार पर वो मांगे। उन्होंने कहा कि वुमेन भी जैसे मैन फ्री जन्मा है, वुमेन भी फ्री जन्मी है और इक्वल राइट है उनके। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ठीक है, यानी कि उन्हें पॉलिटिकल एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि वो भी राजनीति में हिस्सा ले सकती हो। मैन और वुमेन दोनों को लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, इन सबका राइट होना चाहिए। जो सोवर्निटी है नेशन की, जो पहले कहा गया था, मतलब आपने पार्ट 1 में देखा होगा, मैंने बताया था कि जो सोवर्निटी है नेशन की उसमें कहा गया था सिटीजन्स के अंदर है, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने कहा है कि जो सोवर्निटी है नेशन की वो कुछ नहीं है बल्कि वुमेन और मैन दोनों की यूनिटी के बाद, यानी कि जब दोनों को आप सिटीजन मानोगे तब वो आती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सारी फीमेल्स और मेल सिटीज़न हैं उनका खुद का एक से होना चाहिए, यानी कि उनकी खुद का एक मत होना चाहिए, उनके ऊपर कुछ थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी इक्वली ऑनर देना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी इक्वली एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, उन्हें अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वुमेन कोई एक्सेप्शन नहीं है, वुमेन को एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिग्रेस लॉ है, यानी कि कोई ऐसा लॉ है जिसे मानना था और उन्होंने नहीं माना है, तो उन्हें भी सेम तरह से क्या करो कि दंड दो, उन्हें भी सेम तरह से क्या करो, लॉ मानो और फिर मैन की तरह ही मृत्यु दंड दो या जो भी तुम्हें देना है मैन की तरह दो। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। लेकिन एक और कौन थी, जैकोबिन पॉलिटिशियन चौमथ थी, जो वुमेन्स क्लब के मतलब जो जिन्होंने जस्टिफाई किया बात को, उन्होंने कुछ कहा, अपनी बातों में कहा कि क्या भगवान ने खुद ने बच्चों को पालने का, बच्चों को जन्म देने का या फिर डोमेस्टिक ड्यूटी यानी कि घर के काम करने का वो क्या राइट, क्या जो नेचर है या फिर जो ड्यूटी है वो क्या मैन को दी है? वो आंसर देती है नहीं। फिर वो मैन से कहती हैं कि आप आदमी बनो, बी अ मैन, और जाके हंटिंग करो, एग्रीकल्चर करो और पॉलिटिकल ड्यूटीज़ निभाओ और किंगडम की। और वुमेन से कहती हैं कि आप वुमेन औरतें बनो, घरों का काम करो और अपनी ड्यूटीज़ को और अपने मदरहुड को, यानी मातृत्व को बहुत अच्छे से फैलाओ और अपने टास्क को इंपॉर्टेंस दो। उन्होंने ये कहा कि भाई वुमेन शेमलेस, यानी कि आप कितनी शर्मिंदगी वाली हरकतें कर रही हो कि अपनी ड्यूटीज़ को जो भगवान ने इतना फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो। ठीक है, उन्होंने इस ग्राउंड पे क्या करा, उसे जस्टिफाई किया कि भाई सही है, वुमेन्स को जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने ही उन्हें अधिकार नहीं दिए हैं। भगवान ने उन्हें काम डोमेस्टिक तक सीमित करा है और उन्हें बाहर सीमित करा है। जब आप फेमिनिज्म का आइडिया पढ़ते हो ना, फेमिनिज्म क्या होता है? नारीवाद, यानी कि जहाँ पे लेडीज़ को या फिर वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने की, उन्हें सशक्त करने की बात करी जाती है। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन्स को मैन जैसा काम करने दो, वो एम्पावरमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन के काम को ही इतनी इंपॉर्टेंस दे दो, इतनी इंपॉर्टेंस कि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बाकी सबको वैसे इंपॉर्टेंस कम कर दो। तो अलग अलग आइडियाज़ हैं जैसे भी। तो यहाँ पे भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं। एक कह रहा है कि मेल की तरह इंपॉर्टेंस दो, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फीमेल के काम को भी इतनी इंपॉर्टेंस दो कि उसे मेल का काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो अब द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब आपने देखा कि ये फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन स्लेवरी भी तो थी, दासत्व भी तो था कि एक जगह से दूसरी जगह दासों को बनाया जाता था। देखो बात करो तो इनकी भी, फ्रांस लोगों की भी कॉलोनीज़ थी। फ्रेंच की कॉलोनीज़ कहाँ थी? मांटेक्यू, ग्वाडेल्पो और ये सैन डोमिंगो। तो इन जगहों पे क्या थी? इनकी कॉलोनीज़ थी। जैसे इंडिया कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटेन की। तो कॉलोनीज़ का क्या काम था? कॉलोनीज़ को ऐसे यूज़ किया जाता था, एज अ ट्राइंगल, एक वो होता था इनका, क्या होता था, यहाँ पे मान लो यूरोप है, आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे, मैं एज अ बॉक्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कोई मैप नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ कि यूरोप थोड़ा सा ऐसे ऊपर मिलेगा, उसके थोड़ा सा नीचे आपको अफ्रीका मिलेगा। ठीक है, और साइड में यहाँ पे आपको अमेरिका वाला रीजन मिलेगा। यूएसए लिख देते हैं, जैसे यूएसए बाद में बना था, बट फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि अफ्रीका से उसे डिस्टिंक्ट करने के लिए कि अलग है। तो क्या होता था, यूरोप के जो व्यापारी थे वो पहले कहाँ से, किस पोर्ट से? अपने बॉर्डर्स और नैंड्स पोर्ट से, यानी कि आप जब देखोगे ना किसका मैप, फ्रांस का मैप देखोगे, ठीक है, यूरोप में ही फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस का जब मैप देखोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, बॉर्डेक्स और नांटेस। तो ये जो दोनों जगह थी यहाँ आपको बिल्कुल किनारे पे दिखेंगे। यहाँ से लोग पहले अफ्रीका जाते
थे, कौन व्यापारी पहले अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में क्या करते थे, अफ्रीका में लोगों का क्या खरीदते थे, वो दासों को खरीदते थे, उन्हें टाइटली पैक करते थे। अब देखो दासों को एक चीज़ की तरह देखा जा रहा है कि टाइटली पैक करते थे और उसके बाद अटलांटिका होते हुए कहाँ जाते थे, कैरेबियन पहुँचते थे, ठीक है। और जब वो कैरेबियन पहुंचते थे, कैरेबियन में क्या करते थे, कैरेबियन में जाके जो अपनी वो तंबाकू और जितने भी इंडिगो, शुगर, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें उन्हें काम करवाया जाता था, ठीक है। जब वो अटलांटिक से कैरेबियन पहुंचते थे, किसे दे दिया जाता था, प्लांटेशन ऑनर को दे दिया जाता था। अब ये प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन होता है जब बड़ी मात्रा में मतलब तुम किसी क्रॉप को उगाते हो किसी पर्टिकुलर नीड के लिए, तो वहाँ के ऑनर्स को दे दिया जाता था। और वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता था, शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो, जो कि किसकी हेल्प करता था, वापस वहाँ से सामान कहा जाता था यूरोप में। तो इनका ये एक तरह से क्या था, ट्राइंगल था। देखो यहाँ यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें उगाई गई, यहाँ बिकी, यहाँ के लोग, यूरोप के लोग कहाँ जाएंगे, यूरोप के लोग यहाँ जाएंगे, स्लेव्स को लेंगे, यहाँ पे अपनी चीज़ें उगाते थे और यहाँ वो कमाते थे। यूरोप ने हर जगह शासन किया था, इसने अफ्रीका के लोगों को कॉलोनी बनाया, अमेरिका के लोगों को कॉलोनी बनाया, इंडिया तो आपको पता ही है साउथ एशिया को कॉलोनी बनाया। तो ये सारी चीज़ें ये करते रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी में आके जो ये असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली, उसे लगा, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिबेट्स करते थे कि भाई स्लेवरी को हटाना चाहिए, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई वो नहीं लाया, कोई लॉ नहीं लाया इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिजनेसमैन उनसे खराब, मतलब बिजनेसमैन उनके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि स्लेवरी किसके लिए इंपॉर्टेंट थी, बिजनेसमैन को, ठीक है। बिजनेसमैन को दास मिल जाते थे, कम रेटों पे मिल जाते तो उनके लिए तो अच्छा ही है। तो उन्होंने कभी भी लॉ पास नहीं किया। लेकिन जो 1794 में कन्वेंशन बनी ना, उन्होंने फाइनली फ्रेंच के सारे जो थे, क्या थे, कॉलोनीज थी, उनमें से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये भी बहुत टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हुआ था, क्योंकि बाद में हमने पढ़ा है ना, कन्वेंशन के बाद कौन आ गए थे, नेपोलियन आ गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी को लागू कर दिया। और फाइनली जो स्लेवरी ख़त्म हुई वो 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज से ख़त्म हुई, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, अफ्रीकन निग्रोस, ठीक है। ये किस लिए, यानी कि अफ्रीका के लोग जिन्हें एज अ दास बना के लेके आया जाता था, उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। जब फाइनली 1794 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब जो स्लेव है वो फ्री है, ये सारी चीज़ें हैं, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे ये दे रखा है कि एक जगह जो ऊपर बैनर है उसमें लिख रहा है द राइट ऑफ द मैन, कि मैन को भी अधिकार है। इंस्क्रिप्शन जो नीचे लिख रहा है उसका मतलब है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, जो अनफ्री थे उन्हें भी फ्रीडम मिल चुकी है, ठीक है। और ये जो वुमेन है यहाँ पे, जो यूरोपियन वुमेन है, उसके हाथ में देखो कपड़े हैं। ये कपड़े क्यों लाई है, ये इन स्लेव को सभ्य बनाना चाहते हैं कि भैया तुम भी कपड़े पहन लो, तो वो स्लेव्स के भी फेवर में अब काम करने लगी हैं, ये वाली चीज़ें करी जा रही हैं। अब द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, इसने एवरीडे लाइफ पे क्या असर डाला, लाइक सामान्य जनता पे इसका क्या असर पड़ा। अब आप देखो, ये जो आइडिया था लिबर्टी का और इक्वालिटी का, ये एवरीडे की प्रैक्टिस में आ चुका था। अब लोगों को समझ में आ चुका था कि मैन और वुमेन को, चिल्ड्रंस को, कि भाई सबकी लाइफ चेंज हो रही थी अब ये 1789 के बाद, और सबको अब आइडिया सब पसंद आने लगा लिबर्टी का, इक्वालिटी का, ठीक है। अब इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो थे उन्हें इफेक्ट में लाया। क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉ हुए, जो भी बेस्टाइल के जितने भी, मतलब ये था कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल जो थी, इन्होंने 1789 में जो भी एबोलिशन था किसका, सेंसरशिप का अबॉलिशन कर दिया। अबॉलिशन करना यानी सेंसरशिप क्या होती है, पहले ना राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या छाप सकते हैं, क्या नहीं छाप सकते, क्या प्ले कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सी बुक छप सकती है, कौन सी नहीं। अब ये जो सेंसरशिप थी, यानी कि जो रोक टोक थी, ये खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि इन्हें लगता था भाई जब आप फ्रीडम की बात करते हो तो आप स्वतंत्रता दोगे ना, बोलने की तो स्वतंत्रता दोगे, तो इन्हें स्वतंत्रता का अधिकार था। ये कहते थे कि हर मैन का, हर आदमी का, हर सिटीजन का अधिकार है, जो भी वो करना चाहे, ठीक है, वो अपना अधिकार ले सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका नेचुरल राइट है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर थे, पैम्पलेट थे, बुक थी, ये सारी बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगी। फ्रांस की मार्केट बिल्कुल फ्लडेड, यानी कि बाढ़ आ गई इन सारी चीज़ों की, किसमें, बुक्स वगैरह की बाढ़ आ गई फ्रांस की मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग बनाने लगे, लिखने लगे, ठीक है। अपोजिंग व्यू को भी, जो व्यू उनके अगेंस्ट था, उसे भी क्या दिया जाता था, एक्सप्रेस करने का अधिकार था, ठीक है, क्योंकि हर व्यू ज़रूरी होता है अच्छाई के लिए, जस्टिस के लिए, ठीक है। और ये लिबर्टी और जस्टिस का बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक आइडिया था, जो होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, वो अलग बात है कि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे उस टाइम पर। जो फिलोसफर हैं वो लिखते हैं कि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी जितने भी लोग थे वो उसका यूज़ करते थे। अब जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके साथ क्या होता था, ठीक है, उन लोगों को स्पीचेस के ज़रिए अट्रैक्ट किया जाता था। जैसे यहाँ पे लुइस लियोपोल्ड बॉयली ने जो ड्रॉ करा है, किसे ड्रॉ करा है, मैरिट को ड्रॉ करा है, जो कि लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैरिट है जो कि लोगों से बात कर रहा है, और आपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि मैरिट ने क्या क्या बात करी है, ठीक है, आप एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा क्या है, ये पेंटिंग है जिसे नहीं पता है कि किसने बनाई है, लेकिन 1790 में बनाई गई है, जब क्या आ गया था, आइडिया ऑफ जस्टिस आ चुका था, पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, यानी कि जो प्रेस है, यानी कि जो सत्ता, वो जो आपकी मीडिया है, वो धीरे धीरे
जो कि पैट्रियोटिक वो है फैट है, यानी कि राजा महाराजाओं ने जो कमाले इकट्ठा कर लिया उसे क्या करता था, रिड्यूस कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो लगाम लगाती है किस पे, जो राजा महाराजा है उन पे, या फिर जो शासन कर रहा है उन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो जो क्या बना था, वो जो कॉन्वेंट बनी थी, जो उनकी असेंबली बनी थी, जो ऊपर 5 मेंबर्स वाली थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, इनस्टेबल थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जीता, ठीक है। उसने अपने खुद के किंगडम्स बनाए जो कि उसके फैमिली मेम्बर्स के थे और जो पहले से चली आ रही उनके राजा महाराजा पहले थे। मान लो किसी एक जगह गया, वहाँ के राजाओं को हटाया, अपने लोगों को शासन में बना दिया, शासन पे बिठा दिया, ठीक है। और उसने पूरे यूरोप को काफ़ी मॉडर्नाइज किया, उसके आइडिया वही थे, उसने वही लॉज को इंट्रोड्यूस करा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। वेट के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया कि अगर 1 किलो एक जगह इतना है तो दूसरी जगह भी उतना ही होगा, ठीक है। लाइक अगर अलग अलग राजा महाराजा हैं तो उनके लिए वेट भी अलग होगा, कोई किलो में नापेगा, कोई किसी में नापेगा, ठीक है। तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 1 किलो इतना अगर एक जगह है तो 1 किलो इतना, मतलब दोनों चीज़ बराबर ही होंगी हर जगह। तो उसने वेट का एक सही सिस्टम लाया। इसके अलावा उसने डेसिमल सिस्टम लाया नापने के लिए कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो। नेपोलियन ने लिबर्टी का प्रचार किया, फ्रीडम का प्रचार किया, लेकिन ये लिबर्टी और फ्रीडम कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में क्या किया कि उसके जो आर्मी के लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा रूल करने लगे थे, तो बाकी जो लोग थे वो पैनिक होने लगे, ठीक है। नेपोलियन को ये था कि उसे पूरा साम्राज्य जीतना है, पूरी दुनिया को जीतना है। तो नेपोलियन के राज में क्या हुआ, लोगों पे ये फोर्स डाला गया कि तुम आर्मी में ज्वाइन करो। जब 10th क्लास में भी पढ़ोगे, तो जब आर्मी में ज्वाइन करने के प्रेशर आया तो लोगों को पसंद नहीं आई ये चीज़, ठीक है। अब लोगों को जितने भी अधिकार पहले नेपोलियन दे रहा था, लोगों को लगा कि उस अधिकार का क्या महत्व अगर हमें आर्मी में ज़बरदस्ती जाना पड़ता है और हम नहीं चाहते। फाइनली वाटरलू में उसकी हार हो गई, वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, वो हार हो गई इसकी 1815 में, ठीक है। उसके बाद जो आइडिया था ये मॉडर्न लॉ का, ये पूरे यूरोप में फैला, ठीक है। नेपोलियन के बाद भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, हर जगह पड़ा, ठीक है। जो लिबर्टी का आइडिया था, डेमोक्रेटिक राइट का आइडिया था, वो धरोहर है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को आइडिया दिया डेमोक्रेसी का, ठीक है। जो कॉलोनाइज पीपल हैं उन्होंने खुद ने काम करना शुरू करा अपने फ्रीडम के लिए, अपने नेशन को सोवरेन करने के लिए, यानी कि अपने नेशन को स्वराज बनाने के लिए, खुद पे शासन करने के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे हमारे इंडिया के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा क्या थे, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने जो जुलाई का ये पूरा रेवोल्यूशन था इनका, किनका, ये जो फ्रेंच का पूरा रेवोल्यूशन था, तो राजा राम मोहन राय ने लिखा भी है, ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हियर द जुलाई रेवोल्यूशन। जब उन्होंने जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में सुना 1830 के फ्रांस के, तब वो कुछ और समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके सामने बस यही था कि अब बस ट्राई कलर फैलाना है और इस जो लैंड है उसे क्या करना है, सबसे छुड़ाकर आगे बढ़वाना है। राजा राम मोहन राय ये थे जिन्होंने सबको इंस्पायर किया, ठीक है। और यूरोप के टाइम से, यूरोप की इस लड़ाई से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने देखा कि पूरा सिस्टम कैसा कैसा था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या लेगेसी थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया पे क्या असर डाला, वो आप बता सकते हैं। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th और 20th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो धरोहर थी वो क्या थी, जो पूरी दुनिया ने उससे सीख ली, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।